अंबर ने कहा, मुझे मालूम था वो नजूमी नकली और झूठा है। देख लो, यहाँ ना नाग है, न केटी और मारिया। जुलीसोंग बोली, इस शहर की फिजा में से उनमें से किसी की भी खुशबू नहीं है। थ्योसोंग ने कहा, मुझे पहले ही शक था कि यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोगों के कहने पर मैं भी आ गया। बहरहाल अब यहाँ आ गई हैं तो हमें कुछ रोज इस होटल में रहकर अपने दोस्तों को तलाश करना चाहिए। हो सकता है उनमें से किसी एक का सुराग मिल जाए। जुलीसोंग ने कहा, मगर ये पेरिस है जो सबसे महंगा और मॉडर्न शहर है, यहाँ होटल का खर्च कहाँ से चलेगा? अंबर बोला, थ्योसोंग के होते हुए हमें खर्च का कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। यहाँ बेशुमार बैंक हैं, हम उनमें से किसी एक बैंक में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक रुपए निकालकर खर्च करते रहेंगे। थ्योसोंग कहने लगा, यही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि किसी दूसरे जरिए से हम रुपया पैदा नहीं कर सकते और यहाँ हमें 10-15 दिन रहना भी बड़ा ज़रूरी है। अब एक तरफ तो मिस्र के पुराने अहराम के नीचे केटी की याददाश्त वापस आ चुकी है और वह अहराम से बाहर निकलने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी तरफ यहूदी राबी फिरौनी हीरे की तलाश में नाग सांप को अपने ब्रीफकेस में बंद करके पेरिस पहुंचकर एक सस्ते से होटल में ठहरा हुआ है। चूंकि नाग पर यहूदी राबी के काले इल्म का असर है, इसलिए उसके जिस्म से खुशबू नहीं निकल रही, जिसकी वजह से पेरिस के एक आलीशान होटल में ठहरे हुए अंबर, थ्योसोंग और जुलीसोंग को यह पता नहीं चल सका कि नाग भी इसी शहर में पहुंच चुका है। तीसरी तरफ मारिया को टेक्सला का यमराज अपने साथ 2500 साल पीछे के ज़माने में ले गया था, जबकि टेक्सला पर राजा की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और सिकंदर आजम का जर्नैल सेलौकस हुकूमत करता था। इस पुरस्कार यमराज ने मारिया को नई नवेली दुल्हन बनाकर टेक्सला के शाही बाग के शीश महल में ले गया था। यहाँ उसने दुल्हन मारिया को फूलों भरे कुंज में अपने जादू के जोर से लिटाकर पत्थर का बुत बना दिया था। मारिया दुल्हन के लिबास में इस तरह पत्थर बन गई थी कि उसके पाँवों और बाजुओं के पास घास उगाई थी। मारिया का पत्थर का सर अपने बाजू पर था और वह पत्थर हो चुकी थी। ये पुरस्कार यमराज पुराने ज़माने में दुल्हन चोर के नाम से मशहूर था। जहाँ किसी खूबसूरत लड़की की शादी होती, ये पुरस्कार यमराज वहाँ पहुंचकर अपने जादू के असर से दुल्हन को अगवा करके ले जाता और जंगल में ले जाकर उसे घास पर लेटने का हुक्म देता और फिर दुल्हन को पत्थर के बुत में बदल देता। इस वक्त हमारी पुरस्कार दास्तान इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि नाग सांप की शक्ल में अपने साथियों की शक्लों को भुलाकर यहूदी राबी के पास पेरिस के एक सस्ते से होटल में ठहरा हुआ है और यहूदी राबी नाग सांप की मदद से पेरिस के बैंक के लॉकर से कीमती फिरौनी हीरा चुराना चाहता है। दूसरी तरफ इसी शहर में पेरिस में अंबर, थ्योसोंग और जुलीसोंग भी नाग, मारिया और केटी की तलाश में एक आलीशान होटल में ठहरे हुए हैं और थ्योसोंग की मदद से किसी बैंक से काफ़ी रुपया निकालने की फिक्र में हैं ताकि पेरिस के होटल का खर्च पूरा किया जा सके। नाग सांप के डसने की वजह से केटी की याददाश्त वापस आ चुकी थी और वह हर हालत में हराम मिस्र के अंदर हबशी फिरौन की कैद से बाहर निकलना चाहती थी। हबशी फिरौन ने उसे तख्त पर लिटाकर हुक्म दे दिया था कि मलका को कोई परेशान न करे और उसे आराम करने दे। सिर्फ एक कनीज केटी के पास ही थी। केटी ने उस कनीज को भी भेज दिया। अब वो ख्वाबगाह में अकेली रह गई। केटी को मालूम था कि इस एहराम के अंदर एक शाहनशीन में एक कनीज की कब्र है जो बहुत पुरानी है। केटी भी जुलीसोंग की तरह मुर्दों से बातें कर सकती थी। जब कनीज चली गई तो केटी बिस्तर पर से उठी और दबे पांव ख्वाबगाह से निकलकर एक अंधेरी सुरंग में से गुजरती शाहनशीन में आ गई। यहाँ अंधेरा था मगर केटी को एक कब्र के ऊपर रखा हुआ ताबूत साफ नजर आ रहा था। केटी ने ताबूत का ढकना उठा दिया। ताबूत के अंदर एक मुर्दा औरत की लाश पड़ी थी जिसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थीं। केटी ने मुर्दा लाश के माथे पर अपनी उंगली रखी और कहा, मैं केटी हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। लड़की की लाश के होंठ हिले और लाश की कमजोर आवाज आई, पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? केटी ने कहा, पहली बात तो ये बताओ कि मैं इस एहराम से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। दूसरी बात मुझे ये बताओ कि मेरे साथी अंबर, नाग, मारिया, थ्योसोंग और जुलीसोंग इस वक्त कहाँ होंगे? लड़की की लाश ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे ये साथी जिनका नाम तुमने लिया इस वक्त मुल्क फ्रांस के शहर पेरिस में हैं, मगर मारिया वहाँ नहीं है। मारिया के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। केटी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। लाश की आवाज़ आई, मेरी कब्र वाली इस शानशीन के सामने वाले कोने में एक पत्थर बाहर निकला हुआ है, उसे खींच लो, तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। केटी ने लाश का शुक्रिया अदा किया और ताबूत को बंद कर दिया। फिर वो जल्दी से सामने वाली दीवार की तरफ बढ़ी। दीवार में से एक स्याह पत्थर बाहर को निकला हुआ था। केटी ने उसे खींच लिया। पत्थर उसके हाथ में आ गया और उसके साथ ही दीवार में एक शगाफ पैदा हो गया। केटी शगाफ में घुस गई। यहाँ एक सीढ़ी ऊपर को जा रही थी। केटी तेज तेज कदमों से सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर आई तो वह एहराम से बाहर सहरा में थी। सहरा में रात का वक्त था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। दूर दरिया नील के पार काहिरा शहर की रोशनियां जगमगा रही थीं।
ये बात उसे बड़ी अजीब सी लगी कि अंबर नाग और थ्यूसोंग जूली सोंग फ्रांस पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जानती थी कि लाश की इतला कभी गलत नहीं होती। मारिया का उसे अफसोस था कि लाश ने उसके बारे में बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसे मालूम था कि लाश सिर्फ वही बात बताती है जिसको जाहिर करने का उसे हुक्म होता है, उसके अलावा कोई बात नहीं बताया करती। केटी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी गर्दन में सुच्चे मोतियों का एक हार था जिसको फरोख्त करके वो फ्रांस पहुंचना चाहती थी। मगर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि केटी के पास ना तो पासपोर्ट था और ना वीज़ा, और इन चीज़ों के बगैर जदीद ज़माने में कोई भी शख्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता था। केटी काहिरा शहर की तरफ जाते हुए यही कुछ सोचती जा रही थी। रात का वक्त था, शहर में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, दरिया नील का पुल भी सुनसान था। केटी पुल पर से गुजर गई, आगे एक बड़ी सड़क थी, केटी उस पर चलती गई। अब वो काहिरा शहर के एक आलीशान इलाके में दाखिल हो गई थी, जहाँ दुकानें बंद थीं, मगर इमारतों में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। एक सिपाही ने केटी के करीब आकर अरबी जुबान में पूछा, कौन हो तुम और कहाँ जाना चाहती हो? केटी ने भी अरबी में जवाब दिया, मैं सिकंदरिया से अपने भाई के साथ आई थी कि उससे बिछड़ गई। इतने बड़े शहर में मैं अकेली हूँ, मुझे किसी महफूज जगह पहुँचा दो। सिपाही बोला, ठीक है, मेरे साथ आओ। केटी चाहती थी कि किसी न किसी तरह रात गुजर जाए, दूसरे दिन वो खुद ही मोतियों का हार बेचकर अपना इंतजाम कर लेगी। मिस्री सिपाही केटी को एक औरतों के इदारे में ले गया, जहां बेसहारा औरतें सिलाई कढ़ाई का काम सीखती थीं और वही रहती भी थीं। इस इदारे के चौकीदार ने केटी को एक कमरे में चारपाई बिछा दी और करख्त लहजे में कहा, यहाँ सो जाओ, सुबह होते ही चली जाना। केटी ने कोई जवाब ना दिया, उसे तो रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। वो चारपाई पर लेट गई, नींद की भी उसे ज़रूरत नहीं थी। रात गुजर गई, दिन निकला तो केटी उठी और काहिरा शहर के बाजारों में आ गई। यहाँ एक बाजार में उसे जौहरी की दुकान दिखाई दी। वो दुकान में आ गई, एक मोटा जौहरी काउंटर के पीछे बैठा था। केटी ने उसे अपने गले का हार उतार कर दिखाया और कहा, मैं ये हार फरोख्त करना चाहती हूँ। जौहरी ने हार देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा सुच्चे मोतियों का हार उसने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। समझ गया कि इस लड़की को मालूम ही नहीं है कि यह हार कितना कीमती है। नाक चढ़ाकर बोला, मामूली हार है, मैं तुम्हें इसके एवज $1000 दे सकता हूँ। केटी भी जानती थी कि जौहरी झूठ बोल रहा है, मगर उसे भी सिर्फ इतनी रकम चाहिए थी कि जिसकी मदद से वो फ्रांस के शहर पेरिस पहुंच जाए। उसने जौहरी से कहा, यहाँ से पेरिस तक हवाई जहाज़ का किराया कितना है? मुझे सिर्फ पेरिस तक पहुंचने का किराया चाहिए। जौहरी ने कहा, $1000 में तुम पेरिस पहुंच जाओगी। जौहरी ने उसी वक्त केटी को $1000 अदा करके सुच्चे मोतियों का हार अपने कब्जे में कर लिया। केटी ने जौहरी से पूछा, मुझे पेरिस का टिकट कहाँ से मिलेगा? जौहरी समझ गया कि ये लड़की अजनबी है, उसे इस लड़की से लाखों डॉलर का फायदा हुआ था। वो भी अखलाकी तौर पर उसकी मदद करना चाहता था। कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें हवाई जहाज का टिकट मंगवा देता हूँ। केटी वहीं बैठ गई। जौहरी ने एक लड़के को टिकट लाने को भेज दिया। केटी ने टिकट के लिए अपना नाम केटी बताया था। जौहरी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट वीज़ा है? केटी ने कहा, नहीं। जौहरी हैरान होकर बोला, फिर तुम पेरिस कैसे जा सकोगी? केटी बोली, तुम्हारी मेहरबानी होगी, मुझे किसी तरह पेरिस पहुंचा दो। वहां मेरा भाई है, मुझे उसके पास जाना है। काहिरा में मेरा कोई नहीं। जौहरी सोच में पड़ गया। जौहरी के शहर में बड़े ताल्लुकात थे। उसने 2 घंटों के अंदर अंदर केटी का पासपोर्ट बनवाकर उस पर वीज़ा भी लगवा दिया। केटी के लिए टिकट भी आ गया। जहाज़ रात के 12 बजे काहिरा के लिए रवाना होने वाला था। केटी के पास सब कुछ खर्च करके $200 बचे थे। केटी को पेरिस में अंबर, थ्यूसोंग और नाग वगैरह से मिलने की पूरी उम्मीद थी, इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर लालची जौहरी ने कोई दूसरा ही प्रोग्राम बनाया हुआ था। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि केटी एक भोली भाली लड़की है। उसने फैसला किया कि इसके हाथ हीरोइन पेरिस में स्मगल करा देनी चाहिए। अगर पकड़ी गई तो यही फंसेगी, मेरा नाम लेगी तो मैं साफ इनकार कर दूंगा। उसने 1 किलोग्राम हीरोइन थैले में डालकर केटी को दी और कहा कि पेरिस में तुम्हें एक आदमी एयरपोर्ट पर मिलेगा, ये थैला उसको दे देना। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, वहाँ मेरा भाई बीमार है, ये दवाइयाँ मैं उसके लिए भेज रहा हूँ। केटी को भला क्या एतराज़ हो सकता था। उसने हेरोइन का थैला ले लिया। जौहरी जानता था कि अगर ये थैला उसके आदमी तक पहुंच गया तो उसे पूरे $20 लाख का फ़ायदा होगा। जौहरी को यह भी मालूम था कि काहिरा एयरपोर्ट पर जो मशीन लगी है वो थैले में हेरोइन को जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि जौहरी ने एक खास थैले में हेरोइन बंद करके उसे दी थी। जब केटी रात के 11 बजे जौहरी की अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट रवाना हुई तो जौहरी ने फ़ौरन पेरिस में अपने स्मगलर साथी को फ़ोन पर केटी का हुलिया बताया और कहा कि ये लड़की 1 किलोग्राम माल लेकर आ रही है, इससे वसूल कर लेना। केटी इस जुर्म से बेखबर एयरपोर्ट पहुंच गई। ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस चला गया। केटी का थैला मशीन में से गुजारा गया, मगर वो थैला इस किस्म का था कि काहिरा एयरपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन उसे चेक नहीं कर सकती थी। केटी हवाई जहाज़ में सवार हो गई। जहाज़ ठीक वक्त पर पेरिस की तरफ परवाज कर गया।
पेरिस के हवाई अड्डे पर केटी भी दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज से निकलकर कस्टम के काउंटर की तरफ गई। वहां फ्रांसीसी कस्टम वाले लोगों का सामान चेक कर रहे थे। एक कस्टम ऑफिसर ने केटी के थैले की तरफ इशारा करके पूछा, इसमें क्या है? केटी ने बड़ी बेनियाजी से कहा, इसमें मेरे एक दोस्त ने अपने बीमार भाई के लिए दवाइयां दी हैं। कस्टम ऑफिसर को कुछ शक हुआ। उसने थैला खोला तो उसके अंदर कपड़े के बीच में हेरोइन की बारीक थैलियां चिपकी हुई थीं। उसी वक्त केटी को हेरोइन स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। केटी बड़ी हैरान हुई, कहने लगी, ये तो दवाइयां हैं, तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? कस्टम ऑफिसर ने कहा, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं। तुम खूब जानती हो कि ये हेरोइन है और हेरोइन स्मगल करने की सजा 10 साल कैद है। केटी ने दिल में सोचा कि उस कमीने जौहरी ने उसके साथ धोखा किया है। उस वक्त रात ढल रही थी। केटी ने सोचा कि अभी मुकाबला करने की जरूरत नहीं, ये लोग उसे जहां ले जाना चाहते हैं ले जाएं, फिर वहां से वो फरार हो जाएगी। उसके पास इतनी ताकत थी कि वो बड़ी से बड़ी जेल को भी तोड़कर वहां से आज़ाद हो सकती थी। पेरिस की पुलिस ने केटी की तस्वीरें और उंगलियों के निशान ले लिए। फिर उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। यहाँ इंस्पेक्टर सीआईडी ने केटी से पूछगिछ शुरू कर दी। वो बड़े ताज्जुब से बोला, मिस केटी, तुम इतनी रवानी से फ्रांसीसी जुबान कैसे बोल लेती हो? क्या तुम फ्रांस की रहने वाली हो? उन लोगों को क्या मालूम था कि अंबरनाग, मारिया, थिसोंग और केटी वगैरह दुनिया की हर जुबान समझ और बोल सकती हैं। उसने कहा, मैं फ्रांस में पैदा हुई ज़रूर थी, मगर उसके बाद हिंदुस्तान चली गई, फिर मिस्र में अपने भाई के पास आ गई। केटी यूं ही उलट पुलट बयान दे रही थी। उसे पुलिस से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। वो जानती थी कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो खलाई मखलूक थी और उसके पास इतनी ताकत थी कि जब चाहे वहां से भाग सकती थी। सिर्फ आग उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। पुलिस इंस्पेक्टर अब केटी से पूछने लगा कि पेरिस में उसे ये हीरोइन किसको देनी थी और उसके साथ दूसरे कौन कौन से लोग काम कर रही हैं। केटी ने कहा, मैं सिवाय काहिरा के जौहरी के और किसी को नहीं जानती। उसने मुझे ये थैला दिया कि एयरपोर्ट पर एक आदमी खुद आकर तुमसे ये थैला ले लेगा, मगर आप लोगों ने उससे पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरा किसी स्मगलर से कोई ताल्लुक नहीं है। एक दूसरे पुलिस अफसर ने सवाल किया, मिस केटी, आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? केटी ने उस पुलिस अफसर को घूर कर देखा और कहा, मैं खला से आई हूँ, खलाई मखलूक हूँ। पुलिस अफसर हंस पड़े। उन्हें क्या खबर थी कि केटी बिल्कुल सच कह रही थी। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, अभी तुम थकी हुई हो, कुछ देर आराम कर लो, फिर तुमसे सवाल करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अब हमसे बचकर नहीं जा सकती। एक ही सूरत है कि हमें दूसरे स्मगलरों के नाम बता दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन जब तक वो स्मगलर गिरफ्तार नहीं हो जाते हम तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। केटी को गुस्सा आ गया। उसने झुंझला कर कहा, तुम लोगों का बाप भी मुझे कैद नहीं कर सकता। मैं जब चाहूंगी यहाँ से निकल जाऊंगी। अभी मैं खुद यहाँ से नहीं जाना चाहती। पुलिस ने केटी को थाने के हवालात में बंद कर दिया। हवालात में एक दूसरी औरत भी कैद थी। उसने केटी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या जुर्म है? क्या किसी की जेब काटी है? मैंने तो अपने बच्चे के नए कपड़ों के वास्ते चोरी की थी कि पकड़ी गई। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि अपने इकलौते बच्चे को नए कपड़े खरीद कर पहना सकूं। और केटी ने देखा कि फ्रांसीसी औरत की आंखों में आंसू आ गई। वो आंसू पहुंचकर बोली, मेरा खामन मुझे छोड़कर चला गया है। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल रही हूँ। कल उसके स्कूल में प्रोग्राम था, उसको नए कपड़ों की ज़रूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपने बच्चे को मायूस भी नहीं करना चाहती थी। बस मैंने एक स्टोर से रुपए चुराने की कोशिश की और पकड़ी गई। खुदा जाने मेरा प्यारा बेटा किस हाल में होगा। वो मुझे ज़रूर याद कर रहा होगा। ये कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। केटी ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अपने साथ इस औरत को भी हवालात से निकाल कर ले जाएगी। उसने ये फैसला भी कर लिया कि वो दूसरे दिन का इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि इसी रात वहाँ से निकल जाएगी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। यूरोप में सर्दियों के दिनों में सुबह 7 बजे होती थी। केटी ने हवालात के बाहर का जायजा लिया। हवालात का दरवाज़ा लोहे की सलाखों वाला था। बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। बाकी दफ्तर वहाँ से एक तरफ था। केटी ने अपने साथ वाली औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस फ्रांसीसी औरत ने कहा, मार्गरेट। केटी ने कहा, मार्गरेट, क्या तू यहाँ से फरार होना चाहती है? मार्गरेट ने कहा, हाँ, मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती हूँ। मेरा दिल उसकी याद में फटा जाता है। केटी कहने लगी, तो फिर तैयार रहना, हम थोड़ी देर बाद यहाँ से फरार हो रही हैं। मार्गरेट ने इसे मजाक समझा और बोली, ये कैसे हो सकता है? लोहे का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? केटी ने कहा, इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम तैयार रहना। केटी अब मौका तलाश करने लगी। फ्रांसीसी सिपाही हवालात के आगे चलकर पहरा दे रहा था। केटी को इन लोगों पर सख्त गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने आखिर केटी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया, जबकि वो बेगुनाह है। केटी ने मार्गरेट के कान में कहा, होशियार, मैं एक्शन शुरू कर रही हूँ। केटी ने फ्रांसीसी सिपाही को बुलाकर कहा, ये देखो, यहाँ कंबल में खटमल है। सिपाही खटमल देखने लोहे के सलाखों वाले दरवाजे के पास आया तो केटी ने सलाखों से हाथ बाहर निकालकर उसकी गर्दन को जोर से झटका दिया।
केटी का इतना झटका ही उस सिपाही की गर्दन तोड़ने के लिए काफी था। केटी के हाथ में ही फ्रांसीसी सिपाही मर गया। केटी ने उसे आहिस्ता से नीचे फर्श पर आने दिया, फिर लोहे की सलाखों में दोनों हाथ डालकर उन्हें अपनी खलाई ताकत से एक तरफ खींच दिया। लोहे की मजबूत सलाखें टेढ़ी हो गईं। वहां आदमी के गुजरने के लिए जगह बन गई। मार्गरेट फटी हुई आंखों से केटी को देख रही थी कि इस औरत में इतनी ताकत कहां से आ गई है। केटी ने कहा, जल्दी से बाहर निकलो। केटी सलाखों से निकलकर दाएं तरफ घूम गई। वहां अचानक रास्ते में कांस्टेबल आ गया। उसने केटी को रोकना चाहा। केटी ने उसको हलक से आवाज निकालने की भी मोहलत ना दी। उछलकर उसके सर पर एक मुक्का मारा। कांस्टेबल वहीं गिरा और बेहोश हो गया। केटी दरवाजे से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई। मार्गरेट भी उसके पीछे पीछे थी। वो केटी की इतनी जबरदस्त ताकत से बड़ी मुतासिर हुई थी। उसने अपनी सारी जिंदगी में इतनी ताकत वाली औरत नहीं देखी थी। पेरिस की सड़क पर पिछली रात की धुंध फैली हुई थी। केटी और मार्गरेट ने दौड़कर सड़क पार की और सामने वाली गली में दाखिल हो गईं। ये पेरिस की शुमाली आबादी की गली थी जिसमें धुंध फैली हुई थी। केटी और मार्गरेट गली में से दौड़ती चली गईं। केटी को पेरिस शहर से वाकफियत नहीं थी। जब वो दूसरे बाजार में से निकलकर एक पार्क में आई तो यहाँ बड़ी सर्दी थी। मार्गरेट ने कहा, केटी तुम कहाँ जाओगी? केटी ने कहा, मैं रात की रात कहीं छुपना चाहती हूँ, सुबह कहीं चली जाऊंगी, मैं इस शहर में नहीं हूँ। मार्गरेट कहने लगी, तुम मेरे साथ चलो, मेरा बाप यहाँ से करीब तिलोजे गांव में रहता है, तुम वहां चाहे जितने दिन रहना, वहां हमें कोई नहीं पकड़ेगा। केटी ने कहा, ठीक है चलो तुम्हारे गांव चलते हैं। एक खाली टैक्सी गुजरी। मार्गरेट ने टैक्सी रोकी। दोनों उसमें सवार हुईं और मार्गरेट ने टैक्सी वाले को तिलोजे गांव चलने को कहा। उस वक्त नाग, अंबर, थ्योसोंग और जुलीसोंग भी पेरिस यानी इस शहर में थे, मगर केटी को उनकी और उनको केटी की खुशबू नहीं पहुंच रही थी। इसकी वजह यह थी कि पेरिस शहर में बड़ी गहरी और मोटी धुंध फैली हुई थी। इस धुंध में से उनकी खुशबू नहीं गुजर रही थी। टैक्सी तेजी से तिलोजे गांव की तरफ चली जा रही थी। रास्ते में केटी ने मार्गरेट से पूछा, तुम्हारा बाप गांव में क्या करता है? मार्गरेट ने कहा, वो गोरकन है, कब्रिस्तान में रहता है। केटी ने कोई जवाब ना दिया। यूरोप के कब्रिस्तान बड़े मॉडर्न किस्म के होते हैं और वहाँ के गोरकन सरकारी नौकर होते हैं और कब्रिस्तान में उनको बड़ा साफ सुथरा क्वार्टर मिला होता है जिसमें बिजली, पानी, गैस और फ्रिज वगैरह होते हैं। टेलीफोन भी होता है। मार्गरेट का बच्चा उसके गोरकन बाप के पास ही था। मार्गरेट ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और वहीं एक तरफ बैठकर उसे दूध पिलाने लगी। उसने केटी का अपने बाप से तारुफ करवाया। गोरकन उधेड़ उम्र का था और मजबूत जिस्म वाला था। सर गंजा था, छोटी सी दाढ़ी थी। उसने केटी की तरफ घूर कर देखा और अपनी बेटी मार्गरेट से बोला, तुम दोनों जेल से फरार होकर आई हो, पुलिस यहाँ आ जाएगी, मैं तुम्हें पुलिस से कैसे बचाऊंगा? मार्गरेट ने कहा, पापा तुम घबराओ नहीं, हम किसी कब्र में छुप जाएंगी। अगर पुलिस आई तो तुम कह देना कि मार्गरेट और केटी यहाँ नहीं है, बेशक तुम तलाशी ले लो। गोरकन झुंझला कर बोला, मगर तुम कब तक यहाँ छुपी रहोगी? मार्गरेट बोली, मैं चली जाऊंगी, हम दोनों चली जाएंगी, तुम हमें 2-1 रोज तो यहाँ छुपने दो। पुलिस थाने में मार्गरेट का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। जब दोनों जेल से फरार होकर भागी तो पुलिस तिलोजे गांव की तरफ रवाना हो गई कि केटी भी जरूर मार्गरेट के गोरकन बाप के पास ही छुपी होगी। अभी मार्गरेट और केटी बातें ही कर रही थी कि पुलिस की गाड़ी कब्रिस्तान में दाखिल हुई। मार्गरेट ने अपने बच्चे को बाप के हवाले किया और केटी से कहा, जल्दी से मेरे पीछे आओ, और वो दोनों क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकलकर कब्रों में घुस गईं। मार्गरेट को एक एक कब्र का पता था। वो ये भी जानती थी कि कब्रिस्तान में कोने में एक पुरानी कब्र ऐसी है जिसके नीचे एक तहखाना सा बन गया है और मुर्दा हड्डियों का ढांचा ही रह गया है। मार्गरेट चूंकि गोरकन की बेटी थी इसलिए उसे कब्रिस्तान से खौफ नहीं आता था। वो केटी को कब्रिस्तान की धुंध और तारीकी में अपने साथ कोने वाली कब्र में ले गई। कब्र झाड़ियों में छुपी हुई थी। इन झाड़ियों के नीचे कब्र के अंदर जाने वाला रास्ता था। आगे छोटा सा तहखाना था जहां अंधेरा था। दोनों उस तहखाने में जाकर छुप गईं। मार्गरेट ने सरगोशी में कहा, केटी मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर जबरदस्त ताकत है, मगर तुम पुलिस की फायरिंग का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें भी साथ ले आई हूँ। मैंने ठीक किया ना? मार्गरेट को क्या पता था कि गोली भी केटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। केटी सिर्फ आग से मर सकती थी। केटी ने कहा, वैसे मैं पुलिस का मुकाबला नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पेरिस में अपने भाइयों को तलाश करना है। मैं यहाँ ख्वामखा ड्रामा नहीं खेलना चाहती। अगर मुझसे 2-4 पुलिस वाले कत्ल हो जाते तो तुम्हारा बाप पकड़ लिया जाता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ। मैं सुबह चली जाऊंगी। केटी अंधेरे में देख सकती थी। मार्गरेट ने कहा, यहाँ कितना अंधेरा है, कुछ पता नहीं चलता कि तहखाने में मुर्दा कहाँ है। केटी ने मुस्कुराकर कहा, मुर्दा वो सामने पड़ा है, उसकी हड्डियां ही बाकी रह गई हैं, मैं उसे देख रही हूँ। मार्गरेट ने हैरानी से कहा, क्या तुम अंधेरे में भी देख लेती हो केटी? केटी ने कहा, मैं देख लेती हूँ। मार्गरेट बोली,
ये सारी ताकतें तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई केटी? क्या मुझे बताओगी? केटी ने कहा, अगर वक्त आया तो तुम्हें बता दूंगी, मगर अभी नहीं। वो बातें कर रही थी कि उन्हें इंसानी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मार्गरेट ने केटी के मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करा दिया। कब्रों में पुलिस के सिपाही उन्हें तलाश कर रहे थे। उनके साथ भूस सूंघने वाले कुत्ते भी थे। कुत्ते उस कब्र के पास आकर भौंकने लगे जिसके अंदर मार्गरेट और केटी छुपी हुई थीं। मार्गरेट ने घबरा कर कहा, अब हम नहीं बच सकते, कुत्तों ने हमारी भू पाली है। बाहर से कांस्टेबल ने बुलंद आवाज में फ्रेंच जुबान में कहा, केटी और मार्गरेट बाहर निकल आओ, हमें मालूम है तुम दोनों कब्र के अंदर छुपी हुई हो। हम तुम्हें 1 मिनट देते हैं, अगर बाहर ना निकली तो हम कब्र के अंदर गोलियां बरसानी शुरू कर देंगे। मार्गरेट ने परेशान होकर केटी से कहा, केटी बहन अब क्या करें? अपने आप को पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। केटी दोबारा पुलिस की कैद में नहीं जाना चाहती थी। वो अंबरनाग मारिया को शहर में तलाश करना चाहती थी। उसको गुस्सा आ गया, कहने लगी, अभी इनकी खबर लेती हूँ, तुम फिक्र ना करो। इसके साथ ही केटी ने मुर्दे की खोपड़ी पर उंगली रख दी और कहा, ए लाश, मैं केटी हूँ, मुझसे बात करो। मुर्दे की खोपड़ी में हरकत हुई। उसका जबड़ा खुला और कमजोर सी आवाज आई, मैं बात कर रहा हूँ। केटी ने कहा, मैं जानती हूँ मरने के बाद आदमी पर बड़े राज खुल जाते हैं, उनको नई नई ताकतें मिल जाती हैं, मगर वो दुनिया में वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए दुनिया में वापस ले आई हूँ। अपनी ताकत को इस्तेमाल करके बाहर जो पुलिस मौजूद है उससे मुझे निजात दिलाओ। लाश ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो। मार्गरेट ने जब केटी को लाश की हड्डियों से बातें करते और लाश की भी आवाज सुनी तो वो खौफ के मारे सहम गई। केटी ने उसे एक तरफ बिठा दिया। बाहर 4 कुत्ते और 3 कांस्टेबल खड़े थे। कुत्ते कब्र की तरफ मुंह करके भौंक रहे थे। कांस्टेबल ने उनकी जंजीरें पकड़ी हुई थीं। अचानक कब्र के अंदर एक लाश जो हड्डियों का ढांचा थी बाहर निकल आई। लाश को देखते ही कुत्ते वहीं सहम कर बैठ गए और फिर जंजीरें छुड़ाकर मारे खौफ के भाग गए। कांस्टेबलों ने लाश पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियां लाश की हड्डियों से टकराकर नीचे गिरने लगी। मुर्दे को कोई क्या मार सकता था? लाश ने आगे बढ़कर 2 सिपाहियों को गर्दनों से पकड़ लिया। मुर्दे की हाथों की हड्डियों में जैसे 40,000 वोल्ट की बिजली गर्दिश कर रही थी। जो ही लाश ने सिपाहियों को गर्दनों से पकड़ा, दोनों सिपाहियों के जिस्म आग का शोला बनकर वहीं भस्म हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर दोनों सिपाही भी वहां भागकर आ गए। उन्होंने कब्र के ऊपर हड्डियों वाली लाश को देखा तो उन्होंने भी लाश पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लाश ने आगे बढ़कर बारी बारी उन सिपाहियों को भी जलाकर भस्म कर दिया। फिर लाश ने अपने जबड़े से एक भयानक आवाज निकाली। कब्रिस्तान उस भयानक आवाज से कांप गया। लाश कब्र में वापस आकर लेट गई और उसने केटी से कहा, केटी, तुम्हारे दुश्मनों को मैंने खत्म कर दिया है। केटी और मार्गरेट जल्दी से कब्र से निकल आईं। बाहर सिपाहियों की जगह उनकी जली हुई राख ही पड़ी थी। कुत्ते खुदा जाने कहाँ गायब हो चुके थे। मार्गरेट ने डरते डरते कहा, पुलिस के सिपाही कहाँ गए? वो तो फायरिंग कर रहे थे। केटी को मालूम था कि लाश ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया है, मगर वो मार्गरेट को नहीं बताना चाहती थी। उसने कहा, वो लाश को देखकर डरकर भाग गई हैं। चलो तुम्हारे बाप के पास चलते हैं। मार्गरेट का गोरकन बाप क्वार्टर में परेशान था, कहने लगा, सिपाही तुम्हें कब्रिस्तान में देखने गए थे, वहां जबरदस्त फायरिंग हुई थी। सिपाही कहाँ हैं? मार्गरेट ने कहा, मुझे क्या पता, वो हमारी तलाश में आगे निकल गए होंगे। गोरकन बाप ने गुस्से से कहा, खुदा के लिए तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मार्गरेट ने कहा, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। गोरकन बोला, पुलिस की गाड़ी बाहर ही खड़ी है, पुलिस आती ही होगी, तुम यहाँ से चली जाओ, दूसरे गांव अपनी बड़ी बहन के पास चली जाओ, दिन की रोशनी होने वाली है, पुलिस तुम्हारे साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। बच्चे को मेरे पास ही रहने दो, इसे 2 दिन बाद मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। केटी ने मार्गरेट से कहा, ठीक है मार्गरेट, तुम अपने बाप को परेशान न करो और अपनी बड़ी बहन के पास चली जाओ। मार्गरेट मान गई और केटी के साथ कब्रिस्तान से निकलकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही धुंध भी खत्म हो गई और फिजा में अचानक केटी को अंबर थ्योसोंग और जूली सोंग की खुशबू आने लगी। नाग भी पेरिस में ही था, मगर चूंकि उस पर यहूदी राबी के काले इल्म का असर था, इसलिए उसके जिस्म से उसकी खुशबू नहीं निकल रही थी। अपने दोस्तों की खुशबू पाकर केटी बहुत खुश हुई। उसने मार्गरेट से कहा, मार्गरेट, तुम अपनी बहन के पास जाओ, मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। ये कहा और केटी ने तेज तेज कदमों से उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ से अंबर थ्योसोंग और जूली सोंग की मिली जुली खुशबू आ रही थी। मार्गरेट उसे देखती रह गई और केटी पेरिस जाने वाली सड़क पर दूर चली गई, क्योंकि अंबर थ्योसोंग और जूली सोंग की खुशबू इसी शहर की तरफ से आ रही थी। दूसरी तरफ अंबर थ्योसोंग और जूली सोंग होटल में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक अंबर ने नाक सुकेड़ कर कहा, मुझे केटी की खुशबू आ रही है। ये खुशबू जूली सोंग और थ्योसोंग ने भी महसूस की। वो बड़े खुश हुए और होटल से निकलकर सामने कार पार करके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए कि केटी उनकी खुशबू लेती इसी तरफ आने वाली थी। जूली सोंग ने कहा, हमें केटी की खुशबू की तरफ चलकर उसे रास्ते में मिलना चाहिए।
मगर थ्यूसोंग कहने लगा, इसकी क्या ज़रूरत है, केटी ने हमारी खुशबू भी महसूस कर ली है और वो यकीनन हमारी तरफ आ रही है, क्योंकि केटी की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। तीनों साथी होटल के बाहर कार पार्क के करीब एक बेंच पर बैठ गए और केटी का इंतजार करने लगे। केटी की खुशबू बढ़ रही थी। उधर केटी एक टैक्सी में बैठकर पेरिस शहर में दाखिल होने वाली थी। जो ही वो शहर की बड़ी सड़क पर आई, चारों तरफ से पुलिस के सिपाहियों ने उसे अपने घेरे में ले लिया। पुलिस ने दिन की रोशनी में केटी को पहचान लिया था। सिपाहियों ने मशीन गन्नों की नालियों का रुख केटी की तरफ कर दिया था। इंस्पेक्टर ने केटी को टैक्सी से बाहर निकलने का हुक्म दिया। केटी को बड़ा गुस्सा आया और झुंझलाहट भी हुई कि उसे क्यों रोका गया है, लेकिन केटी पर कत्ल का इल्जाम भी था। उसने पुलिस स्टेशन में हवालात के सिपाही को हलाक कर दिया था। इंस्पेक्टर ने कहा, हम तुम्हें जेल से फरार होने, हेरोइन स्मगल करने और पुलिस कांस्टेबल को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। केटी सटपटा गई। उससे अनजाने में हवालात के सिपाही का कत्ल हो गया था। केटी को उसी वक्त 2 सिपाहियों ने पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी और पुलिस वैगन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। केटी को सख्त गुस्सा आ गया। उसने एक ही झटके से लोहे की हथकड़ी तोड़ डाली। उल्टा हाथ सिपाही के मुंह पर मारा। सिपाही कलाबाजी खाकर दूर जा गिरा। दूसरे सिपाही को दूसरे हाथ का तमांचा मारा। वो दूसरी तरफ उलटकर गिरा। पुलिस इंस्पेक्टर ने केटी के पांव पर फायरिंग का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने केटी के टखनों पर एक एक फायर किया, मगर केटी पर कोई असर ना हुआ। गोलियां टखनों में से गुजर गईं और इसके साथ ही जख्म मिल गया। केटी पुलिस वैगन की तरफ दौड़ी। उसके ड्राइवर को खींचकर बाहर फेंका और वैगन में बैठकर उसे स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने अब केटी पर बाकायदा मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां वैगन की विंड स्क्रीन पर लगी और स्क्रीन टूट गई और उसके मुंह में टुकड़े बिखर गए। मगर इस दौरान में केटी वैगन को तेजी से वहां से निकाल कर ले जा चुकी थी। एक सिपाही छलांग लगाकर वैगन की छत पर चढ़ गया था। उसने ऊपर से बाजू नीचे करके केटी के चेहरे पर पिस्तौल से फायर किया। गोली केटी के कान के करीब से सनसनाती हुई निकल गई। केटी ने वैगन को जोर से एक तरफ झुकाकर झटका दिया। छत पर लेटा हुआ सिपाही दूर सड़क पर जा गिरा। केटी ने वैगन को पूरी रफ्तार से एक सुनसान सड़क पर डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसे पीछे पुलिस कार के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। केटी ने फिजा में सूंघा। अंबर थ्यूसोंग और जूलीसोंग की खुशबू एफल टावर की तरफ से आ रही थी। केटी ने पुलिस वैगन को एफल टावर की तरफ डाल दिया। आगे क्या हुआ, ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।